Hey everyone, welcome back to my channel. I am Komal and you are watching Learn with Komal. So बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं सबसे पहले ही बोल चुकी हूँ, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वो चीज़ है क्या, क्यों आप उसे पढ़ रहे हो, उसका आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि सांस लेती हो, उसका प्रोडक्शन मतलब उसका बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑलरेडी धरती पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपका कोई उससे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि सांस लेता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम धरती पे रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल से एक ह्यूमन बेबी पैदा होता है। तो वो जो ह्यूमन बेबी पैदा हुआ है वो किस प्रोसेस से हुआ है, वो रिप्रोडक्शन से ही पैदा हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। आसान शब्दों में अगर मैं रिप्रोडक्शन को समझाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। मतलब किसी भी नई लिविंग थिंग का बनना। लिविंग थिंग मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि सांस ले सकती है। देखिए पेड़ भी लिविंग थिंग होते हैं। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, हम सबके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग, एक नई जिंदा चीज को, एक नई ऐसी चीज को जन्म देना जो कि सांस ले सकती है। थर्ड पॉइंट, रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। मतलब एक ह्यूमन बेबी है तो उस मतलब एक मेल और एक फीमेल से हमेशा एक ह्यूमन बेबी पैदा होगा। कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक मेल है एक फीमेल है वो किसी पपी या किसी किटन को जन्म दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कोई कैट है वो किसी ह्यूमन बेबी को जन्म दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कैट है तो किटन को ही जन्म देगी, डॉग्स है तो पपीज़ को ही जन्म देंगे, हम ह्यूमन्स हैं तो हम ह्यूमन बीइंग को ही, ह्यूमन बेबीज़ को ही जन्म देने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन से हमेशा क्या होता है, सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं। मतलब हमेशा ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक कैरेक्टर्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज़। जो ह्यूमन बींग है मतलब जो हम मनुष्य हैं ये हमेशा ह्यूमन बेबीज़ को ही जन्म देने वाले हैं। कैट ऑलवेज प्रोड्यूस किटन्स, कैट जो है वो हमेशा किटन को ही जन्म देगी। सनफ्लावर सीड ऑलवेज प्रोड्यूस सनफ्लावर प्लांट। एक अगर आपने सूरजमुखी का बीज बोया तो उससे आपको सूरजमुखी ही मिलने वाला है, कुछ और आपको उससे नहीं मिल सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब है ज़रूरी क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है, ये सब। तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन अर्थ। हमारे जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूँगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, नहीं, आप ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे आप बिना सांस लिए ज़िंदा नहीं रह सकते, बिना खाना खाए, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बिना खाना खाए आप ज़िंदा नहीं रह सकते। वैसे ही ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना रिप्रोडक्शन के ज़िंदा नहीं रह सकते, आप बिल्कुल बिना रिप्रोडक्शन के ज़िंदा रह सकते। तो फिर रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी क्यों है, फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मान लीजिए आज सारे ह्यूमन बीइंग्स ने बेबीज़ को जन्म देना बंद कर दिया है और नेचर का लॉ है कि जो भी इस धरती पे आया है उसे एक ना एक दिन ज़रूर जाना है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, उसको ज़रूर जाना है। जो आया है वो एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा, ये नेचर का लॉ है। अगर आज सारे ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं और नेचर का लॉ क्या कहता है, जो आया है उसे जाना है, तो आप लोग क्या पाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, ये नहीं कह रही वो टाइम कल ही आ जाएगा, वो टाइम कभी भी आ सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें सारे ह्यूमन बींग क्या होंगे, धरती से ख़त्म हो चुके होंगे। तो ये ना हो,
ये रिप्रोडक्शन ये जो कंडीशन है ये हमारे सामने ना आए, हमारी ह्यूमन स्पीसीज़ या कोई भी स्पीसीज़ इस धरती से ख़त्म ना हो, इसके लिए हमारी रिप्रोडक्शन ज़रूरी होती है। रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज़ ऑन दिस अर्थ। किसी एक स्पीसीज़ को पर्टिकुलरली वो हमारी धरती पे ज़िंदा रहे, उसको हमेशा ज़िंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अगर रिप्रोडक्शन होती रहेगी तो लाइफ में कॉन्टिन्यूएशन भी बना रहेगा धरती पर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपके पास दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और ज़्यादा डीपली पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं ये क्या है। उसको समझिएगा क्योंकि उससे आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं असेक्सुअल को समझाना चाहूँ तो वो होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व हो, दो पेरेंट इन्वॉल्व ना हो। सेक्सुअल मतलब जिसमें टू पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व हो। तो उन चीज़ों मतलब क्यों एक में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, क्यों उसमें दो पेरेंट्स हैं, क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स, गैमेट्स और जर्म सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है? जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसे हम कहते हैं इन सेल्स को और किस किस नाम से जाना जाता है? गैमेट्स और जर्म सेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। गैमेट बोलो, जर्म सेल्स बोलो, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। इन देयर बॉडीज़ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास ये जर्म सेल्स या फिर मैं आसान शब्दों में कहूँ गैमेट्स मौजूद होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ये गैमेट्स मौजूद नहीं होते हैं। तो जिनके पास ये गैमेट्स मौजूद होते हैं वो यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनके पास मौजूद नहीं होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो भी देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो डू नॉट कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब जिनके पास उनके खुद के रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स, जर्म सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उस तरीके का रिप्रोडक्शन आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेकंड देखिए, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट या दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये स्पेशल सेल्स जिन्हें मैंने अभी गैमेट, जर्म सेल्स नाम से बताया था ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके पास नहीं होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को ये यूज़ नहीं करता है। इसी वजह से ये जो आपका ऑल ओवर रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्पेशल सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्पेशल सेल्स कहीं पे भी यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन a part of the parent organism separate off and grows into a new organism। ज़्यादातर असेक्सुअल या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका पूरा एक पेरेंट है, वो क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपनी कंप्लीट ग्रोथ करता है और खुद को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ लेता है, खुद को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ लेता है और वो टुकड़े फिर अलग अलग एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यही होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक है, मान लीजिए ये एक है, ये फर्दर दो टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर ये फर्दर आगे दो टुकड़ों में टूट जाएंगे,
इस तरीके से आपकी रिप्रोडक्शन होती ही रहती है। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट था, जैसे ये एक सिंगल पेरेंट था, ये दो टुकड़ों में टूट गया। ज़रूरी नहीं है दो में टूटेगा, दो से ज़्यादा में भी टूट सकता है। अभी मैं दो का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक पार्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग होता है, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर एक नया ऑर्गेनिज्म सामने खड़ा हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि हमें एक एक करके डीपली स्टडी भी करनी है। एक बार नाम देख लेते हैं इनका। सबसे पहला है हमारे पास बाइनरी फिजन इन अमीबा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। कभी ना कभी आपने बाइनरी फिजन के बारे में या अमीबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। लाइफ प्रोसेस में अमीबा का किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन अमीबा पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन होता है उसका रिप्रोडक्शन का नाम। सेकेंड है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर फॉर्मेशन इन रिजोपस, मतलब जो आपकी ब्रेड पे फंगस एंड ऑल होती है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, यहाँ पे हम प्लानेरिया का पढ़ेंगे, लेकिन रीजनरेशन का मतलब री मतलब अगेन, जनरेट मतलब बनना, दोबारा पैदा होना। फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या है, किस तरीके से होता है। लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने रंग बिरंगे गुलाबों के फूल देखे होंगे, लाइक रेड, पिंक, वाइट, हमने डिफरेंट कलर्स के हमने रोज देखे हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं, किस मेथड से वो बनाए जाते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक एक करके। सबसे पहले थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये डायग्राम आपके पास आपके सामने आ चुका है, इस डायग्राम के थ्रू सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए है क्या, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, बहुत सिंपलेस्ट है। ऑर्गेनिज्म एकदम सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये सबसे पहले एक पेरेंट था, ये पेरेंट क्या हुआ, कंप्लीटली ग्रोथ हुआ और इसने खुद के दो टुकड़े कर लिए यहाँ पर। फिर ये दो टुकड़े भी क्या हुए, कंप्लीटली ग्रोथ हुए और ये भी फर्दर आगे दो टुकड़ों में टूट गया। सिमिलरली ये वाला भी आगे आगे दो टुकड़ों में टूट गया। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होती ही रहती है, होती ही रहती है, होती ही रहती है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती रहती है। ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक ऑर्गेनिज्म है, वो कंप्लीट ग्रोथ हुआ, वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जानेंगे, फिर सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस देखेंगे, बाइनरी फिजन एंड ऑल स्टार्ट करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, जो आपका बच्चा होता है, वो क्या होता है, दो डिफरेंट पेरेंट से बना होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल। इस तरीके से उनके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो टू पेरेंट्स से बना होता है, जिसमें एक पेरेंट हमारा मेल होता है जबकि दूसरी पेरेंट हमारी फीमेल इन्वॉल्व होती है। सेकेंड, द मेल पेरेंट कंटेन मेल सेक्स सेल। मेल पेरेंट जो होते हैं उनके पास मेल गैमेट्स होते हैं, जिनको हम स्पर्म कहते हैं। ह्यूमन बींग से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। फीमेल के पास ओवम या फिर एग होते हैं। तो इन दोनों में फ्यूज़न होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे हमारा ऑल ओवर बेबी ग्रो होता है। आगे देखेंगे इन सब चीज़ों को और डीपली। अभी बस ऑल ओवर कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है और सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बस इतना। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जो आपकी लिविंग थिंग है, वो किस तरीके से पैदा हो रही है, दो डिफरेंट पेरेंट के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स के जर्म सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके का आपका क्या कहलाता है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें दो पेरेंट्स के सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका एक पेरेंट का सेल गैमेट है वो दूसरे पेरेंट के संग फ्यूज़ होता है। फ्यूज़, ये जो प्रोसेस है इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फ्यूज़ होकर जो सबसे पहला सिंगल आपका निकल कर आता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या है, सबसे पहला वो नया सेल। जब भी कोई बच्चा बनता है तो स्टार्टिंग एक सेल से ही होती है, क्योंकि फंडामेंटल जो हमारी सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी चीज़ को, ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए, वो क्या है, एक सेल है। तो जो सबसे पहला सेल बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर धीरे धीरे आपका डेवलप होता है और कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अभी तक पढ़ा उसी के बेसिस पे डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल में दो होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल है। इसमें किसी भी तरीके का कोई जाइगोट फॉर्म नहीं होता है, कोई फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती है, मतलब गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि इसमें होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू जाइगोट आपका फॉर्म होता है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करता है, अपने एक ही पेरेंट की सारी, भाई एक ही पेरेंट से बना है तो उन्हीं की सारी प्रॉपर्टी वो लेगा। जबकि इसमें दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टी, मतलब आपको कभी कभी कोई कहता होगा आपकी मम्मी की तरह ये कैरेक्टर है, आपके पापा की तरह ये कैरेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, मम्मी और पापा दोनों के कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स को अपने अंदर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, द एंटायर रिप्रोडक्शन टेक्स लेस टाइम। इसमें लेस टाइम और लेस एनर्जी लगती है, जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल में अमीबा एंड हाइड्रा है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, काउ है, दे ऑल आर डू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, दे ऑल डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बाइनरी फिजन पढ़ना है, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये 6 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। वेजिटेटिव में फिर हमारे पास ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब भी है, लेयरिंग, इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अपना फिजन देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले फिजन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन। देखिए फिजन वर्ड का मतलब क्या है, फिजन वर्ड का मतलब है कोई एक ऑर्गेनिज्म आपके दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूटने वाला है। एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में बेसिकली स्प्लिट कर लेगा, तोड़ लेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बना हो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो आपका फिजन है उसमें आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंगल सेल से बना होता है और वो सिंगल सेल आपका दो या दो से ज़्यादा सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। दो तरीके का होता है फिजन भी, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इन अमीबा पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन भी क्या होता है वो भी देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि जो आपका पेरेंट है वो दो सेल्स में टूट रहा है या दो से ज़्यादा सेल्स में टूट रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बाइनरी फिजन है या मल्टीपल फिजन। मतलब अगर सिंपली 2 पार्ट्स में टूट गया तो इट्स योर बाइनरी, लेकिन ज़्यादा टुकड़ों में टूटा, 2 में नहीं टूटा, 3, 4, 10, 12 में टूटा तो दिस इज़ योर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी, बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट रहा है। चलिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, पेरेंट ऑर्गेनिज्म कितने बच्चे एक बार में टूटकर बना रहा है इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई बाइनरी फिजन है या फिर मल्टीपल फिजन है। इस बात पे हम डिपेंड करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में जानते हैं क्या है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन सबसे पहले एक बेसिक सी डायग्राम, बेसिक सी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी, एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व होता है। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद को दो ही टुकड़ों में तोड़ पाता है, दो से ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ पाता। तो बाइनरी फिजन में एक पेरेंट है वो खुद को दो टुकड़ों में तोड़ेगा और वो दो टुकड़े फिर दो चाइल्ड के रूप में, दो डॉटर सेल्स के रूप में सामने आएंगे। तो पेरेंट है वो खुद को दो टुकड़ों में तोड़ लेगा। ठीक है, जैसे कि किस किस में आप लोगों को बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाइनरी फिजन इन अमीबा हमें पढ़ना है, किस तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। कैसे करता है वो अब देखेंगे। दिस हैपन एज फॉलोज, मतलब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हेन अमीबा सेल हैज रीच इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, जब अमीबा अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाता है, ऐसा नहीं कोई डॉटर सेल पैदा हुआ वो अगले दिन ही फिर से स्प्लिट हो जाएगा, नहीं, एक मैक्सिमम साइज, उसका न्यूक्लियस कंप्लीटली ग्रो हो जाना चाहिए। जब मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ पे अमीबा अपना पहुंच जाता है तो सबसे पहले जो अमीबा का न्यूक्लियस है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा,
ये आपका ये वाली जो फिगर है इसमें ये पेरेंट अमीबा है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड है कि 2 डॉटर सेल्स में टूट सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर बड़ा होना स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस लंबा होना खिंचना स्टार्ट कर देता है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये न्यूक्लियस अभी टूटा नहीं है 2 हिस्सों में, अंदर ही एक इधर एक इधर डिवीजन हो जाती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो देखते हैं वापस से यहाँ पर, आफ्टर द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू 1 पार्ट अराउंड ईच, मतलब आपका जो वो न्यूक्लियस कम्प्लीटली बड़ा हो चुका था वो एक हिस्सा अलग चला जाएगा, दूसरा हिस्सा अलग चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो अमीबा है वो 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा, 2 डॉटर सेल्स एक अमीबा सेल से बनकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पेरेंट अमीबा जो है वो 2 छोटे छोटे 2 स्मॉलर अमीबे में कन्वर्ट हो जाता है। अमीबा का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं ना बॉय बॉयज, वैसे ही है, मतलब क्योंकि 1 से 2 बन चुके हैं तो सिंगुलर का प्लूरल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, एक अमीबा 2 बना लेता है अपने आप को, 2 डॉटर सेल्स को जन्म दे देता है। ये जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ, पहले ये न्यूक्लियस था, ये लॉन्ग हो जाता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है और ये दोनों हिस्से फिर अलग अलग 2 डॉटर सेल्स में बनकर सामने आ जाते हैं। ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब देखते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन क्या है, किस तरीके से है ये सब। मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन भी क्या है, एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, क्या सेक्सुअल क्या होता है, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे भी सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होने वाला है। इसमें होता क्या है, जो आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ही अंदर एक ऐसा समझ लो पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर है, उस पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही टुकड़ों में टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है। और जब उसे सिस्ट बोलते हैं, जैसे ही वो सिस्ट ब्रेक हो जाती है आपके सारे ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से क्या होता है, आपकी एक ऑर्गेनिज्म से मैनी ऑर्गेनिज्म बनकर खड़े हो जाते हैं। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टूटता है एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है एक में आज टूट जाएगा, एक में कल टूट जाएगा, नहीं, एक ही बार में एट द सेम टाइम। जैसे आज ही वो पूरी सिस्ट, वो पूरी कवरिंग सी जो है ब्रेक हो गई है, तो आज ही सारे के सारे न्यू ऑर्गेनिज्म सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द टर्म मल्टीपल मीन्स मैनी, सेवरल, बहुत ज़्यादा। सो मल्टीपल फिजन का क्या मतलब हुआ, जब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म मैनी मतलब ज़्यादा पार्ट्स में टूटेगा। रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन का प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। समटाइम्स अ सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सिंगल सेल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये आपका पेरेंट इन्वॉल्व है, ये सिंगल सेल्ड है, इसके पास ना एक ये लेयर सी बनकर खड़ी हो जाती है, ये लेयर बनकर खड़ी हो जाती है, इस लेयर को हम लोग सिस्ट कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें एक सिस्ट बनकर रेडी हो जाती है। उस सिस्ट के अंदर क्या होता है, एक कवरिंग है, वो एक प्रोटेक्शन टाइप की वो चीज़ बन चुकी है। उस सिस्ट के अंदर क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट्स में टूटता रहता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई उसके अंदर बनते रहते हैं, वो भी फर्दर रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। इस तरीके से करके क्या है, आपकी उस थिन मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबको मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस सबको मिलता है, वो अपने आप को फिर इंडिविजुअली ग्रो कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक ही सेल के अंदर मतलब एक ही सिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनकर पैदा हो जाते हैं। एक ही सिस्ट है, वो एक ही प्रोटेक्टिव वॉल है जिसके अंदर डिफरेंट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। तो और फिर क्या होता है, एक कंडीशन, कोई फेवरेबल कंडीशन, वो कुछ भी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो गया एकदम से, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन है, उसमें क्या होगी, वो सिस्ट ब्रेक हो जाती है, वो सिस्ट फट जाती है, जिसकी वजह से वो सारे ऑर्गेनिज्म बाहर धरती पे आ जाते हैं। बाहर मतलब उस सिस्ट से बाहर, धरती पे तो ऑलरेडी है, उस सिस्ट से, उस प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ जाते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, अपने आप में न्यू इंडिविजुअल बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यही होता है आपका मल्टीपल फिजन। जब आपके पास फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म आपके सारे पैदा हो जाते हैं। इस तरीके से एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को एक ही टाइम पे जन्म दे देता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये एक सिंगल पेरेंट था,
इसके पास क्या बन चुकी है, ये सिस्ट की लेयर बन चुकी है और इसके अंदर ये सारे क्या हो रहे हैं, आपके न्यूक्लियस हैं जो कि ब्रेक डाउन होते रह रहे हैं और एक कोई कंडीशन आई, कोई फेवरेबल कंडीशन अराइव हुई तो ये सिस्ट आपकी ब्रेक हो गई और सारे के सारे न्यूक्लियस क्या हुए, सिस्ट से बाहर निकल आए हैं, सिस्ट से आउट ऑफ निकल आए हैं। तो यही क्या हुआ, आपके सारे के सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में बन चुके हैं, एक से कितने सारे ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। तो यही है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, होप मल्टीपल फिजन आपको क्लियर रहा होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी टर्म में, किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ढंग से पढ़ना, एनसीईआरटी भी रीड आउट करना, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है एक बार। आइए अब बर्डिंग चलते हैं। हमारा जो बाइनरी फिजन या फिर मैं कहूँ फिजन वाला पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया। हमने 6 पार्ट पढ़ने थे, 6 में से पहला पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज बर्डिंग। तो चलिए बर्डिंग को देखते हैं। बर्डिंग क्या है हमारे पास? बर्डिंग का मतलब क्या है, आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एक छोटा सा बर्ड टाइप की साइड से निकालेगा, उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और उसको खुद से अलग कर देगा, डिटैच कर देगा, अलग कर देगा और फिर वो फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। देखते हैं। बर्डिंग इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें भी कोई गैमेट्स पे इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इन बर्डिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड। बर्डिंग में पेरेंट बॉडी है, मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी है, मैं हाइड्रा का दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये जो साइड से आपका बर्ड निकला हुआ है ना, ये ग्रो होता है कंप्लीटली। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हाइड्रा है, ये साइड पे छोटा सा बर्ड आपको दिख रहा होगा। ये वक्त के संग संग क्या होता है, ग्रो होता है और एक पर्टिकुलर टाइम बाद खुद को अपने पेरेंट से अलग कर लेता है और फिर अलग ग्रोथ होता है, फिर वापस इसमें भी रिप्रोडक्शन होती है। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन आपकी बर्डिंग कहलाती है। तो बर्डिंग में क्या होता है आपका, बर्डिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड। बर्डिंग में सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट निकल कर आता है बाहर, जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है और फिर क्या होता है, डिटैच, मतलब अलग हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से। बर्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बर्डिंग इन हाइड्रा देख लेते हैं। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। हाइड्रा बर्डिंग प्रोसेस को यूज करते हुए रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा के पास रीजनरेटिव सेल्स है, मतलब ऐसे सेल्स है जो कि खुद को रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप से। इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बर्ड इज फॉर्म। सबसे पहले हाइड्रा में एक छोटा सा स्मॉल बर्ड साइड पर बाहर निकल कर आता है। फिर वक्त के संग संग वो जो आपका बर्ड है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें टेंटेकल्स हाइड्रा मैंने अभी बनाया था तो उसमें इस तरीके से जो ऊपर की तरफ बनाया था उन्हें कहा जाता है, वो टेंटेकल्स भी निकलने स्टार्ट होते हैं। और फाइनली क्या होता है, एक नया छोटा सा हाइड्रा बनकर रेडी हो जाता है जो कि पेरेंट हाइड्रा से खुद को एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपने आप अलग कर लेता है। इस तरीके से एक पेरेंट हाइड्रा क्या करता है, न्यू हाइड्रा को जन्म दे देता है। ठीक है, तो असेक्सुअल, इसमें कोई 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुए, एक हाइड्रा ही था, उसने अपना एक बॉडी का पार्ट तोड़कर एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर दिया। तो ये क्या है आपका, हाइड्रा ने रिप्रोडक्शन कर ली है, अपने ही बर्ड को क्या किया है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जन्म दे दिया है। यही आपका क्या कहलाता है, ये जो कंप्लीट आपका प्रोसेस है, दिस इज योर बर्डिंग। तो एक डायग्राम है ये, इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये आपके पास पेरेंट हाइड्रा था, पेरेंट हाइड्रा पे यहाँ छोटा सा एक बर्ड डेवलप हुआ। इस बर्ड ने, ये बर्ड थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हुआ है और बड़ा होते ही क्या हुआ है, पेरेंट से खुद को डिटैच कर लिया, अलग हो गया। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये जॉइंट में नहीं है, जॉइंट नहीं है ना ये, तो इसका मतलब इसने क्या किया, खुद को अलग कर लिया है, खुद को डिटैच कर लिया है। यही होता है हमारा बर्डिंग इन हाइड्रा में। आगे देखते हैं बर्डिंग इन ईस्ट में। ईस्ट में किस तरीके से बर्डिंग होती है। सबसे पहले ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। ईस्ट एक प्लांट है, फंगस है। ये भी हमारा बर्डिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए ही रिप्रोडक्शन करता है। नॉन ग्रीन प्लांट है, बर्डिंग को यूज़ करते रिप्रोडक्शन करता है। इन ईस्ट फर्स्ट अ बर्ड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले ईस्ट में क्या होता है, आउटसाइड वाली वॉल पे एक नया बर्ड आना। देखिए बर्डिंग है तो एक नया बर्ड तो आएगा ही आएगा, तो एक नया बर्ड आता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट है वो क्या करता है, उसको मतलब उसी बर्ड को लगे लगे उसमें और बर्ड्स बनाता चलता है, बनाता चलता है, बनाता चलता है। वो जो न्यूक्लियस है उससे न्यू बर्ड
फॉर्म होते रहते हैं और फिर एक टाइम बाद वो जो बर्ड्स है वो पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं और नए ईस्ट प्लांट बनकर रेडी हो जाते हैं। The budding in yeast, however, often takes place so fast that the first birds start forming their own bud and all of them remain attached to the parent cell, yeast forming a chain of each cell। होता क्या इसमें, एक ईस्ट है, उसने मतलब एक ईस्ट का सेल है, उसने खुद को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, खुद का बर्ड निकालना स्टार्ट किया, तो जो वो बर्ड न्यू निकला है वो भी तुरंत ही अपना बर्ड निकालना स्टार्ट कर लेता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं है पहले एक बर्ड पूरा बनेगा वो अलग करेगा खुद को, फिर दूसरा बर्ड बनेगा वो खुद को अलग करने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या हो रहा है, आपका एक ये ईस्ट है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक नया बर्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कायदे में हमने अभी जो पहले देखा था उसमें क्या था, हाइड्रा में क्या हो रहा था, पहले ये बर्ड पूरा आपका अलग हो रहा था, उसके बाद नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा था। जबकि ईस्ट में क्या हो रहा है, ये जो बर्ड है ये फर्दर देखिए आगे भी न्यू बर्ड बना चुका है, टूटा नहीं है अभी अपने पेरेंट से, डिटैच नहीं हुआ है, लेकिन आगे बना चुका है, ये भी फर्दर और आगे बना चुका है, ये भी यहाँ पे भी फर्दर आगे बना चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चेन चलती ही रहती है, डिटैच हुए बिना भी ये क्या करता है, अपने अंदर न्यू बर्ड क्रिएट करता रहता है। इस तरीके से कंप्लीट चेन आपके पास बनकर रेडी हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होते हैं, ये सारे ईस्ट सेल्स, ये जितने भी ईस्ट सेल है वो सारे अलग हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और नए नए ईस्ट में ग्रो हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया, सबसे पहले ये आपका पेरेंट सेल था, ये न्यूक्लियस था, एक इधर आया एक इधर आया। अब अलग नहीं हुआ, अलग होने से पहले ही ये वाला जो था इसने अपने आप से बर्ड बनाने स्टार्ट कर दिए। जो आपके पास न्यू आया था उसने भी बर्ड बनाने स्टार्ट कर दिए, ये भी फर्दर आगे बर्डिंग करते हैं, ये भी फर्दर आगे बर्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक लंबी चेन आपके सामने बनती चली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा बर्डिंग। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बाइनरी पढ़ा। बाइनरी में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस कंप्लीटली लॉन्ग हो जाता है और खुद को क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स, अगर बाइनरी फिजन है तो 2 डॉटर सेल्स, और अगर सिस्ट के अंदर हो रहा है तो मल्टीपल फिजन होता है वो। बर्डिंग में हमने क्या देखा, बर्डिंग में हमने देखा एक छोटा सा बर्ड आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें आता है, वो बर्ड देन डेवलप होता है और चला जाता है, मतलब डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, अगेन ये भी एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। ये जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होती है ये किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, पौधों के अंदर होती है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट सेल्स स्पोर्स। इसमें क्या होता है, जो आपका पेरेंट प्लांट है, स्पोर फॉर्मेशन में पेरेंट प्लांट बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे जिसे आप अंडर द माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, स्पोर्स बना लेता है अपने अंदर, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स बनाता है जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। माइक्रोस्कोप्स के अंदर इसे हम देख सकते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, जैसे ही ये स्पोर्स क्या होते हैं आपके उड़ जाते हैं, ठीक है, उड़कर कहीं पे गिरते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, एयर्स में चले जाते हैं, मतलब एयर बॉन्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है बने तो पौधे पे लेकिन हवा अपने संग उड़ा के ले गई, हवा ने उसको कहीं पहुंचा दिया, वहाँ पर आपका एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। तो दिस इज़ योर स्पोर फॉर्मेशन। डोरेमोन में देखते हैं हम ऐसा, है ना, डोरेमोन में दिखाते हैं ज़्यादातर, कई एपिसोड ऐसे एंड करते हैं वो लोग। उसमें क्या होता है, एक प्लांट होता है, हवा दिखाते हैं लास्ट में और उस प्लांट पे से कुछ उड़ रहा होता है, वही है ये स्पोर फॉर्मेशन। आप लोगों ने कार्टून में ज़रूर, मतलब कार्टून सब देखते हैं आजकल, तो उसमें ज़रूर आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन सॉइल, जब ये मिट्टी पे गिरते हैं, इनको जो ह्यूमस चाहिए वो मिलता है, इनको जो फर्टिलाइजेशन चाहिए वो मिलता है, तो ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नया प्लांट इनसे बनकर रेडी हो जाता है। When these airborne spores land on soil, जब ये सॉइल पे लैंड करते हैं, इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा एक नया प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। ज़्यादातर फंगी, बैक्टीरिया या नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं, वो सब किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, वो सब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का ये डायग्राम है, ये देख लीजिए, ये है आपके पास, इसके पास ये स्पोर्स हैं, हवा आएगी, ये सारे स्पोर्स उड़ा के ले जाएगी, ये साइड से इस तरीके से उड़ जाएंगे, जाके किसी लैंड पे गिरेंगे, वो लैंड फर्टिलिटी, ह्यूमस सब कुछ प्रोवाइड करेगी एंड आपके पास क्या होगा,
स्पोर बनकर रेडी हो जाएगा, एक न्यू प्लांट आपके पास सामने आ जाएगा। तो ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन में। आई होप स्पोर फॉर्मेशन भी आप लोगों को क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीजनरेशन। हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा, हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, हम लोगों ने स्पोर पढ़ा। अब हम लोग आते हैं हमारे रीजनरेशन। भाई री वर्ड का मतलब है अगेन, जनरेशन मतलब जनरेट होना, बनना, वापस से जन्म लेना या वापस से अपना कोई बॉडी पार्ट रीजनरेट कर लेना, ये सब आपका होता है किसके अंदर? रीजनरेशन के अंदर। री मतलब अगेन, जनरेट मतलब बनाना खुद को। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? आपके पास कोई एक बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट से आपने कंप्लीटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाकर रेडी कर दिया, दिस इज योर रीजनरेशन। सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शो रीजनरेशन। हाइड्रा और प्लेनेरिया आपका रीजनरेशन शो करते हैं। अभी मैंने आपको पीछे ये बात पढ़ाई भी थी कि हाइड्रा के अंदर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि ये बर्ड को एक नए ऑर्गेनिज्म में बना लेते हैं, फिर वो डिटैच हो जाता है। तो हाइड्रा रीजनरेटिव सेल्स को ही यूज करता है। इफ एन ऑर्गेनिज्म समहाउ गेट कट, कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो, किसी भी वजह से, चाहे कोई कंडीशन उसके सामने आ गई हो, चाहे कोई एटमॉस्फेरिक चेंज आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, किसी भी कंडीशन के वजह से अगर नंबर ऑफ पीसीस में टूट जाता है और हर एक पीस फिर क्या हो, नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाए, तो ये होता है आपका रीजनरेशन। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनकर रेडी होना चाहिए, कंडीशन इज दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट बन गया, नहीं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपके पास बन जाना चाहिए। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में अगर वो खुद को बना लेता है तो दिस इज योर रीजनरेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया ने किसी भी कंडीशन की वजह से, हो सकता है ये फुली डेवलप्ड हो गया हो सकता है कोई कंडीशन इसके सामने ऐसे आ गई हो, कोई एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया हो, कुछ भी इसके संग हुआ हो, ये क्या हुआ, 3 पार्ट्स में टूट गया। कैसे टूटा बेटा? यहाँ से बीच से इसके टुकड़े हो गए, ये कट गया 3 पार्ट्स में। अच्छा, मेरे को कोई 3 पार्ट में काट देगा ना, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये मरा नहीं। ये क्या है? ये जो इसका पहला पार्ट था, इसमें ये नया जनरेट हो गया, मिडल वाले से ये जनरेट हो गया और एंड वाले से ये जनरेट हो गया। मतलब जो इसके 3 पार्ट्स थे, उन तीनों पार्ट से ये मरा नहीं, ये बीच में कटने से मरा नहीं। हुआ क्या? तीनों पार्ट नए रीजनरेट हो गए, वापस से न्यू आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहला फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसके बाद बडिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद रीजनरेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, जैसा हमने बाइनरी फिजन में पढ़ा था ना कि आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट रहा था। मैं फिजन की बात कर रही हूँ, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट रहा था। फ्रेगमेंटेशन में भी सेम चीज़ होती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, मतलब सिर्फ एक ही सेल होना चाहिए उसके पास, लेकिन फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब आपका टुकड़ों में टूटेगा, टुकड़ों में क्यों टूटेगा? कंप्लीट मैच्योर हो चुका है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, अब वो खुद को टुकड़ों में तोड़ेगा। तो यही आपका क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। कहाँ देखने को मिलता है? स्पाइरोगायरा एक प्लांट है, वहाँ देखने को मिलता है, कुछ मरीन एनिमल्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है। ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज दैट, सबसे मेन डिफरेंस बच्चों, ये कन्फ्यूजन ना हर किसी को हो ही जाती है कि मैम हमने अभी फिजन में भी यही पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट रहा था, आप फ्रेगमेंटेशन में भी हम यही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस यही है, फिजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म टूटता है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। हम एक सेल वाले नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर वाला है, मतलब मल्टी सेलुलर्स आपके टूटने वाले हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है, बेसिकली जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तब ये खुद को तोड़ता है। तो ये सबसे बड़ा है आपका डिफरेंस। जो आपका फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर में देखने को मिलता है, जबकि जो आपका फिजन है, बाइनरी फिजन हो चाहे मल्टीपल फिजन हो, वो यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है? आपका न्यू डॉटर सेल बनकर रेडी हो जाता है। तो ये स्पाइरोगायरा का है।
इसमें देखिए ये आपका स्पायरोगाइरा है, ये कम्प्लीटली डेवलप हो चुका, पूरा बन चुका, जितना इसको बनना था ये बन गया। अब ये क्या हुआ, इसने खुद को 3 भागों में तोड़ दिया और ये तीनों ही अपने आप में क्या हुए, अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर, न्यू स्पायरोगाइरा बनकर रेडी हो गए हैं। दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 5 मेथड पढ़ लिए। पहला हमने फिजन पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, हम वो समझ चुके हैं सारी चीज़ों के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन और फिजन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो अब हम लोगों को एकदम क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किस पे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। जो 5 हम पढ़ चुके हैं उसमें हमें किसी में भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, ठीक है। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले ये बताती हूँ, उसके बाद आपको एक आधा एग्जाम्पल जो लाइफ में आपने देखा है वो समझाऊंगी। सबसे पहले मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक नया पौधा उगता है, जो नया पौधा उगता है ना वो पुराने पौधे के किसी पार्ट से उगता है, ठीक है। हो सकता है तुमने स्टेम लगा दी हो, रूट लगा दी हो, लीव्स लगा दी हो, लेकिन कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कंडीशन है ये। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होगा तो वो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आ जाएगा, तो रिप्रोडक्टिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास पहली कंडीशन इधर सामने से निकल कर आ गई है। तो जो हमारा बायरोफाइलम है ये आपका एक ऐसा प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस करता है, जो कि रिप्रोडक्शन करता है। किसको यूज़ करके करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज़ करके करता है। उसमें क्या है, आप लीफ का या स्टेम का कोई भी पार्ट लो, उसको उगा दो, उससे एक नया प्लांट सामने आ जाएगा, ठीक है। मनी प्लांट, मनी प्लांट का होता है ना, हम अपने पड़ोसी को कहते हैं आप अपना थोड़ा मनी प्लांट का हिस्सा हमें दे दो, हमारा मनी प्लांट उग नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेम लेते हैं, हम उसका पूरा जड़ के संग तो नहीं उखाड़ते उसको, हम क्या करते हैं थोड़ा सा हिस्सा काट दिया हमने, बीच का स्टेम, मतलब अगर ये आपके पास कंप्लीट मनी प्लांट है तो इसका बीच का हिस्सा बस हमने कट किया, या ऊपर से थोड़ा सा ले लिया, कहीं से भी थोड़ा सा लेके आप उसको उगा दो, वो पूरा मनी प्लांट बनकर आपके सामने क्या होता है, रेडी हो जाता है। पूरा मनी प्लांट आप उगा लेते हो। तो दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। रिप्रोडक्शन से मेरा मतलब यहाँ पे ये था, रिप्रोडक्शन तो ये है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके की जो भी आपके रिप्रोडक्शन है वो क्या हो गई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंडर में आ गई है। तो मनी प्लांट में आप लोगों ने, मनी प्लांट तो आई थिंक सबने ऑब्जर्व किया होगा। बचपन में एक बात बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, बचपन में कितने बच्चे सोचते थे मनी प्लांट का मतलब है ऐसा प्लांट जिसके ऊपर मनी लगती है, पैसा लगता है। मैं सोचती थी बचपन में ऐसा, बट बड़े होकर पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाते हैं अब हम अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारे पास 2 तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो ऑटोमेटिकली खुद हो जाए, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे हम आम भाषा में टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, मतलब जिसे हम करें, हम अपने फ़ायदे के लिए जिसको करें, दिस इज, ठीक है। ऑफकोर्स हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे ना, चाहे हमें न्यूट्रिशन चाहिए या कुछ चाहिए हो। देखते हैं इसको, ये बायरोफाइलम का है, इसमें आपने लीफ का एक पार्ट उगा दिया, बर्ड्स उग रहे हैं, इससे पूरा प्लांट आपका आ जाएगा सामने। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स में क्या आता है देखते हैं। आर्टिफिशियल मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब जितने भी आपके पौधे हैं उसको मैन मेड मेथड्स का यूज़ करके वापस से चेंज करके कुछ नया उसमें लाकर नया पौधा बना देना, दिस इज योर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी न्यू प्लांट को उगा रहे हो, लेकिन उसको बिल्कुल पहले जैसा सेम नहीं उगा रहे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ना आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था रोज़ प्लांट का, तो अगर मैं उसको देना चाहूँ वापस से रोज़ प्लांट का एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने रेड रोज़ देखा होगा, सबने देखा है, बिल्कुल देखा है, वाइट देखा होगा। तो आप क्या करो, आपको ना पिंक चाहिए, लाइट पिंक चाहिए, तो जो आपका, जैसे मान लो ये रेड प्लांट की है स्टेम मतलब वो जो रोज़ के अंदर डंडी होती है ना, वो वाला पार्ट, वो आपने ले लिया इतना। सेकंड आधा आपने किसका ले लिया, आधा आपने ले लिया वाइट का, और दोनों को ज्वाइंट कर दिया, बांध दिया। तो जो इसमें न्यू रोज़ प्लांट आएगा ना वो पिंक कलर का होगा। तो इससे आप क्या कर रहे हो, 2 डिफरेंट फ्लावर्स की प्रॉपर्टी एक के अंदर ही डाल दे रहे हो। इस तरीके का जो भी मेथड है मैन मेड है, अपने आप तो नहीं हुआ, वो हमने किया ना। तो इस तरीके का जो भी आपका मेथड है वो होता है मैन मेड
मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरली अकरिंग नहीं है, नेचर में अपने आप वो चीज़ नहीं हो रही है। तो 3 कॉमन मेथड हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारा कटिंग, जो कि हमने रोज़ में यूज़ किया। लेयरिंग, एक पौधा उगा देना, जैस्मिन में करते भी बताएंगे। ग्राफ्टिंग, देखते हैं ये सब भी एक एक करके। सबसे पहले आ जाते हैं कटिंग में। कटिंग मतलब काटना, यहाँ पे भी वही करेंगे। कटिंग में हम काटेंगे चीज़ों को। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। एक छोटा सा प्लांट का हिस्सा हम अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हम काट रहे हैं तो कटिंग हो गया वो। इन दिस मैथड कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट हैविंग सम बर्ड्स ऑन इट इज टेकन। मतलब जब हम कटिंग करते हैं ना तो प्लांट के ऊपर से क्या ले लेते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, जिन बर्ड्स को हम ले लेते हैं और मिट्टी के अंदर उनको मॉइस्ट होनी चाहिए सॉइल, मतलब फर्टिलिटी होनी चाहिए सॉइल के अंदर, हमने उसको डाल दिया। कुछ दिनों बाद जो कटिंग वाला हमारा पार्ट था उसके अंदर से रूट शूट्स, मतलब जो भी आपका प्लांट के पार्ट्स होते हैं, मैं जड़ कहूँ, मैं स्टेम कहूँ, कुछ भी, वो सब क्या होते हैं, डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सब बनने शुरू हो जाते हैं। द प्लांट लाइक रोज, जितने भी आपके प्लांट हैं जैसे कि रोज, ग्रेप, शुगर केन, इस तरीके के पौधे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करके उगा सकते हैं। हमें जो मटेरियल यहाँ से मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डिफरेंट प्लांट की प्रॉपर्टी है। देखिए कटिंग को और बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये पूरा एक प्लांट था, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से लिया और उसको यहाँ पे उगा दिया, तो ये पूरा पौधा यहाँ बनकर रेडी हो गया। दिस इज योर कटिंग, ये आपका कटिंग में होता है। चलिए नेक्स्ट इज अवर लेयरिंग। लेयरिंग का क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, हमने एक पार्ट उठाया पौधे का, जैसे आप ये वाली फिगर देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरा पौधा था, हमने कट नहीं है, हमने कोई भी पार्ट अलग से कट नहीं किया। हमने क्या किया, ये हमारी एक स्टेम थी, इसको पकड़कर बस इसको धरती में दूसरी तरफ डाल दिया, सॉइल के अंदर इसको हमने दे दिया, फर्टिलिटी इसको प्रोवाइड कर दी। तो देखिए ये जो हमने अलग से गाड़ी थी ना, इसमें रूट्स आने स्टार्ट हो गई हैं, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए। तो ये एक प्लांट से हमने न्यू प्लांट बना लिया। दिस इज योर लेयरिंग। लेयरिंग में आप क्या कर रहे हो, जो आपका एक पार्ट है उसको पुल कर रहे हो, खींचकर धरती में ला रहे हो, उसको धरती में हम उगा रहे हैं और उससे हमारे नए प्लांट बनकर रेडी हो रहे हैं। तो लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड आउट टुवर्ड्स द ग्राउंड। बहुत ग्राउंड में हम पार्ट लेकर आते हैं, जिसको हम मॉइस्ट सॉइल, मतलब फर्टिलिटी होनी चाहिए सॉइल में, फर्टिलिटी नहीं होगी तो प्लांट नहीं उगेगा, फर्टाइल वाली सॉइल में जिसको हम उगा देते हैं। कुछ समय बाद हम इसको क्या करते हैं, कुछ समय बाद हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने नीचे लेयरिंग के थ्रू नया स्टेम खींच के नीचे दफनाया था या जो नीचे आपने डाला था, उसमें क्या होगी, आपके रूट्स एंड शूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके पेरेंट प्लांट से कट कर सकते हैं, वो अपना कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज़ डेवलप्ड रूट्स ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, जो आपका रूट है, रूट आ गया ना, तो रूट अगर है किसी पौधे में तो वो पौधा आपका उग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैस्मिन प्लांट हम इस तरीके से लेयरिंग मेथड का यूज़ करते हुए जैस्मिन प्लांट को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। आगे आते हैं, हमारा लेयरिंग वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे पास ये पेरेंट प्लांट था, मैंने इसको पुल किया, धरती में उगाया, इससे मेरे पास ये न्यू प्लांट आ गया, फिर मैं इसको यहाँ से कट कर सकती हूँ। दिस इज योर लेयरिंग। तो आप लोगों को कटिंग समझ में आ गया, कट करके अलग से उगा दो, लेयरिंग समझ में आ गया, खींच के लगा दो। नेक्स्ट इज अवर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपके पास स्टॉक होता है, ये आपके पास साइकिन है, आपने इन दो हिस्सों को जॉइंट कर दिया किसी रैप्ड वैक्स के थ्रू, इस तरीके से करके आपने इसको जॉइंट कर दिया। तो जो न्यू आपकी चीज़ आने वाली है, इसमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होगी, जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी भी, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके भी। दिस इज योर ग्राफ्टिंग। देखते हैं, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं। स्टेम दोनों डिफरेंट प्लांट की होनी चाहिए और उनको हम क्या करते हैं, विदाउट रूट्स होनी चाहिए, मतलब स्टेम ले रही हो तो विदाउट रूट्स ही होगी। ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन इस तरीके से करते हैं कि वो एक सिंगल स्टेम बन जाए, एक सिंगल प्लांट बन जाए मेरा। उसके बाद जो भी हमने कटिंग वाला हिस्सा हमने लिया होता है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जो हिस्सा कटिंग के बाद नीचे धरती में जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। मतलब स्टॉक आपका नीचे वाला हिस्सा होगा, जैसे आप इस तरीके से गाड़ रहे हैं, तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज योर स्टॉक, और जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज योर साइकिल। तो जो पहला नीचे वाला हिस्सा हो गया वो आपका स्टॉक होता है, लोअर पार्ट होता है, रूट्स का वो बेसिकली काम करेगा।
ऊपर वाला हिस्सा आपका साइकन होता है, साइकल आपका अपर पार्ट होता है, इसमें कोई रूट्स नहीं होती हैं, बस लीव्स होती हैं इसके अंदर। तो ये आपका ग्राफ्टिंग है, इसमें आपके पास ये साइकन है, ये आपके पास स्टॉक है, इन दोनों का आपने रैप किया, रैप करके आपने न्यू यहाँ से प्लांट बना लेना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना रोज़ का, दोनों रोजेस की आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप इसमें यहाँ पे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप एक की स्टेम लीजिए, दूसरी की लीजिए, अटैच कर दीजिए। जब आपका न्यू फ्लावर ग्रो आएगा, जो आपका नया फ्लावर सामने बनकर आएगा, उसके पास दोनों के कलर्स होंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। यहाँ तक हो गया हमारा ग्राफ्टिंग। एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? भाई अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इसको कर क्यों रहे हैं, और अगर फ़ायदा है तो क्या फ़ायदा है, देखते हैं। ग्राफ्टिंग से जो हमारा न्यू चीज़ आने वाली है उसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। दो चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ है तो ऑफकोर्स वो चीज़ बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो ग्राफ्टिंग से क्या होता है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी हर चीज़ हो जाती है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, क्विकर मेथड है, काफ़ी जल्दी चीज़ यहाँ पे ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ये बिल्कुल भी। फ्लावर एंड फ्रूट जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, साइकन में लगते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सुपर क्वालिटी के जिसे हम कहते हैं। मतलब दो चीज़ों की प्रॉपर्टी आप एक में देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। ग्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा इजी है, एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका क्या हुआ, हमारे पास फ़ायदा हो गया है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ऑल ओवर क्या फ़ायदा होता है वो देख लेते हैं। जो पूरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तीनों का ही क्या अपने आप में फ़ायदा है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। आइडेंटिकल क्वालिटी, पेरेंट की जो क्वालिटी है उस तरीके का आप बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, आप डिफरेंट क्वालिटी डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सीड है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, आप यहाँ पे उसको भी ग्रोइंग बना सकते हैं। जो आपका फ्लावर प्रोड्यूस होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर क्वालिटी का होगा, क्योंकि आपको 2-3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। नया मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा मैनमेड मेथड है, हमने बनाया है। क्यों बनाया है, ताकि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ से मिल सके। कैरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हम कैरेक्टर जो जैसा हमें चाहिए, हमें मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, वो कैरेक्टर हम अपने आप इसको मेंटेन कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। और सीडलेस प्लांट भी यहाँ पे हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में कर सकते हैं। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बीज उगाओगे तभी आपका पौधा उगेगा, नहीं, बिना बीज के भी पौधा उगाया जा सकता है। जैसे कि लेयरिंग में आप सिर्फ एक ब्रांच को पुल करके ले आइए, ठीक है। टिश्यू कल्चर देख लेते हैं क्या होता है। टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। आप कोई नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। प्रोड्यूस किससे कर रहे हैं, प्लांट के छोटे से टिश्यू से एक हम पौधा उगा रहे हैं, और उगा किससे रहे हैं, प्लांट के एक छोटे से टिश्यू से हम एक पौधा उगा रहे हैं। रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट, वो जो हम टिश्यू है कहाँ से लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, सबसे ऊपर या फिर कोई भी आपका स्टेम है जहाँ पे लीफ होती है उसके ऊपर क्या होता है, ग्रोइंग टिश्यू होता है। हम वो वाला टिश्यू इसका ले रहे हैं, उसको हम उगा देते हैं, उगाकर एक नया पौधा बना लेते हैं। दिस इज़ योर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू हम पौधे का लेते हैं, उससे एक नया पौधा बना लेते हैं, दिस इज़ योर टिश्यू कल्चर। एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा, तो देखते हैं क्या फ़ायदा है। द प्लांट आर ऑब्टेन्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ, मतलब बहुत जल्दी आपका पौधा बनकर रेडी हो जाता है। जो भी पौधा बनता है, जैसे हम लोगों को बीमारियां होती हैं ना, ऐसी बीमारी पौधे को भी होती हैं। पौधा कई बार नहीं उगता है तो उसमें कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो जो पौधा होता है वो डिजीज़ फ्री होता है। किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे बीमारी आपको टिश्यू कल्चर में देखने को नहीं मिलने वाली है। और तो और अगर आप चाहो तो सीज़न पे डिपेंड नहीं करता, आप हर सीज़न में उस चीज़ को उगा सकते हो। सीजनल नहीं है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सीजनल होती हैं, जैसे आम, आप लोग इस वक्त पे आम नहीं मिल सकता, ठंड में हमें आम नहीं मिलेगा, हमें गर्मी में ही आम मिलेगा, तो ये सीजनल हुआ। तो टिश्यू कल्चर का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सीजनल नहीं होता है, इसको जब आप चाहो जिस सीज़न में चाहो आप ले सकते हो। तो सीज़न का यहाँ पे कोई नहीं है कि सीज़न का ही वेट करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो, नो, मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, लार्ज स्पेस, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए, आपके पास लिमिटेड स्पेस है, आप उस लिमिटेड स्पेस में भी यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ प्लांट कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होगी,
जो मार्केट प्लेस में हो रही है, जो मार्केट में प्रोडक्शन, एक फ्लावर उगने में जो टाइम लेता है उससे बहुत जल्दी फास्ट यहाँ पर प्रोडक्शन होने वाली है, क्योंकि आप ग्रोइंग टिश्यू निकाल रहे हो तो वो तो तेज़ी से ग्रो करेगा ही ना। और इस टिश्यू को यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे फूल, फ्लावर्स बना सकते हैं। कहाँ कहाँ आप इसको देख सकते हो, ऑर्चिड, डैलिया में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं किस में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या वह बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट्स की? अगर एग्जैक्ट कॉपी होती है तो एग्जैक्ट कॉपी किस तरीके से होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है? तो इसको अब हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है। मतलब जो भी जीन्स जो भी जीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर के अंदर हैं, जो भी जीन्स उसके अंदर हैं उनमें ऐसा कोई खास वेरिएशन होता नहीं है, जैसा होता है वैसे ही वहाँ पे आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जेनेटिक वेरिएशन स्टिल आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए कॉपिंग में एरर हो सकता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर हैं उसके लिए। तो डीएनए कॉपिंग में एरर हो जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत एरर हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो डीएनए क्या है? एक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब मेरे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, लाइक मेरे फादर के कैरेक्टर्स अगर मेरे अंदर हैं तो ये किस वजह से हैं? डीएनए के वजह से है। डीएनए ही कैरेक्टर्स को कॉपी करके मेरे अंदर लेकर आया है। द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल, बेसिस क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? दैट इज मिटोसिस। मिटोसिस का क्या मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो दो सेम सिमिलर आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा, डिफरेंट नहीं होने वाला, मिटोसिस है ये, ठीक है। और हर एक डॉटर सेल के पास क्या होगा? सेम जेनेटिक होगा। मतलब जो मेरी बहन और मेरे में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटी, लेकिन यहाँ पे डिसिमिलैरिटी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? सिमिलर होंगी चीज़ें एकदम। क्यों? क्योंकि ये मिटोसिस प्रोसेस को फॉलो करती है, सेम ही न्यूक्लियस दोनों के अंदर आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर एरर आएगा भी तो वो वेरिएशन इन डीएनए की वजह से आ सकता है, बट बहुत माइनर, विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व। चलिए, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो द रेस्ट ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल। जब पेरेंट से अलग हो गई है तो वापस से वो पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है, तो सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत एरर वेरिएशन की वजह से आ सकता है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स लगभग सेम ही होते हैं। द डॉटर सेल कैन देन फॉर्म 2 ऑफस्प्रिंग। उसके बाद जो डॉटर सेल है वो भी नए 2 ऑफस्प्रिंग बनाएगा। वो भी क्या होंगे? पुराने पेरेंट्स की तरह होंगे, बिल्कुल सेम। इससे हमें एक बात पता चली है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है सिंगल पेरेंट से आता है, वन पेरेंट से आता है, वो यूजुअली जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है ये पेरेंट था, ये 2 टुकड़ों में टूटा, तो इन दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट की तरह। अब ये भी तो फर्दर 2 टुकड़ों में टूटेंगे, मल्टीपल होगा तो ज़्यादा टुकड़ों में भी टूट सकते हैं। इनके कैरेक्टर भी बिल्कुल इनकी तरह सेम होंगे। मैं इन पेरेंट की तरह तो सेम होंगे, लेकिन ग्रैंड पेरेंट की तरह सेम होंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये चीज़ आएगी। तो डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज की वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, असेक्सुअल तक ही करेंगे। तो मैं यहाँ तक ही आज करवाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में पूछना अगर कोई भी डाउट हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।